जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं पठारों के बारे में। प्लेट्यू क्या होते हैं इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्लेट्यू क्या होते हैं। ये प्लेट्यू किसे कहते हैं? पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? प्लेट्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए भाग को प्लेट्यू कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मतलब हम इसे मतलब पृथ्वी मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि समतल भाग है, ठीक है, ये इसे पृथ्वी मानना है। लेकिन ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ भाग होगा, इसे क्या कहेंगे हम? प्लेट्यू कह जाएंगे। मतलब यहाँ पर ऊपर थोड़ा ये ऊपरी भाग जो होता है इसका समतल और सपाट होता है, यानी कि पर्वतों की तरह नहीं होता है ये। यानी कि यहाँ पर ऊपर तो समतल होगा और मतलब नीचे से पृथ्वी से थोड़ा उठा हुआ होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लेट्यू। क्या है? प्लेट्यू क्या होता है? पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? प्लेट्यू या पठार कहा जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए भाग को प्लेट्यू या पठार कहा जाता है। दे रखा है पठार पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते हैं। पठार जो होते हैं वो पर्वतों के जितने ऊंचे नहीं होते हैं, पर्वतों से कम ही ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? ये पठार जो होते हैं ऊपर से क्या होते हैं? मतलब सपाट होते हैं और क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। जबकि पर्वत जो होते हैं वो चोटीदार होते हैं, लेकिन ये सपाट होते हैं ऊपर से, ठीक है। उसके बाद है पूरी धरती पर 33% भाग पठारों से घिरा है। यानी कि जो पृथ्वी पर 33% भाग है वो पठारों से ही घिरा है। यानी कि पठारों का विस्तार कितने परसेंट है पृथ्वी पर? तो 33%। कितने? 33% विस्तार किसका है? पठारों का है। उसके बाद है पठारों का ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। अभी बताया था ना आपको कि पृथ्वी मतलब पठार जो होते हैं उनका ऊपरी भाग चौड़ा होता है तथा कैसा होता है? सपाट होता है, यानी कि एक मेल होता है, ठीक है। उसके बाद ये रखा है सागर तल से ऊंचाई कितनी है पठारों की? तो इनकी ऊंचाई है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे ये पठारों के बारे में डिटेल और दे रखा है। पठार एक ऐसा भूभाग होता है जो आसपास की जमीन से ऊंचा होता है, लेकिन जिसकी ऊपरी सतह सपाट होती है। यानी अभी ये पढ़ा था हमने, ये दोबारा से वही है, ठीक है। जैसे कि एक टेबल मतलब क्या होता है? जैसे मतलब पठार किसे समझाया गया है? जैसे कि स्टडी करने की टेबल होती है ना अपनी, वो ऊपर से बिल्कुल सपाट होती है ना, एक तरफ से मेल होती है बिल्कुल ही। इसे अंग्रेजी में टेबल लैंड भी कहते हैं और यह एक ऐसी भू आकृति है जिसके किनारों पर अक्सर ढलानें होती हैं। क्या होता है इसके मतलब? किनारों पर ढलानें होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पठारों के यहाँ पे आकृति दे रखी है, यानी ये ऐसे होते हैं पठार। यहाँ पर ऊपर जिसका भाग है कैसा? समतल है, लेकिन ये ऊपर पृथ्वी से थोड़े ऊंचे उठे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, यानी कि छोटे नागपुर का पठार, इसके बारे में दे रखा है मुख्यतः झारखंड में। यानी कि इसका विस्तार कहां पर है? छोटा नागपुर पठार जो है मुख्यतः झारखंड में फैला हुआ है। कहां पर है? मुख्यतः झारखंड में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है पारसनाथ। यानी कि अगर पूछा जाए छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है पारसनाथ। यानी कि कितनी मीटर ऊंची है? तो 1350 से 1366 मीटर ऊंची है। कितनी? 1350 से 1366 मीटर ऊंची है। इसके बाद पारसनाथ मतलब जो चोटी, उसका अन्य नाम क्या है? इसका नाम है सम्मेद शिखर। क्या है? इसका अन्य नाम है सम्मेद शिखर। इसकी लोकेशन क्या है? स्थान है कि गिरिडीह जिला झारखंड में। यानी कि जो पारसनाथ है उसकी स्थिति क्या है? स्थान कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो गिरिडीह जिला झारखंड। कहां पर? गिरिडीह जिला झारखंड में। उसके बाद है पारसनाथ चोटी जैन समुदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगर पूछा जाए कि पारसनाथ जो चोटी है वो किसका स्थल है, तो जैन समुदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। यानी कि जो पारसनाथ है वो किससे संबंधित है? तो जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित चोटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है दामोदर नदी। अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम बताएंगे दामोदर नदी। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। यह नदी कोयला और अर्बरक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? यह नदी जो है वो कोयला और अर्बरक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार और कोडरमा का पठार व दक्षिण में रांची का पठार है। यानी कि अगर पूछा जाए कि दामोदर नदी के उत्तर में कौन कौन से पठार हैं, वो हैं हजारीबाग पठार और कौन सा है? कोडरमा का पठार। तथा मतलब दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में है रांची का पठार। क्या है? रांची का पठार। यानी कि ये तीनों जो मतलब पठार हैं वो
छोटा नागपुर पठार के ही भाग हैं। कितने क्या है? छोटा नागपुर पठार के ही भाग हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसका डायग्राम दे रखा है, मतलब ये है पूरा जो मतलब गोल गोल काले कलर से बनना है, ये क्या है? ये है छोटा नागपुर पठार। इसका जो कोडरमा पठार दे रखा है, यानी क्या है? ये है कोडरमा पठार, यानी उत्तरी भाग है ये। और ये क्या है? ये हजारीबाग पठार है। क्या है? हजारीबाग पठार, यानी छोटा नागपुर पठार के भाग हैं कोडरमा पठार और क्या है? हजारीबाग पठार। जबकि दक्षिण में क्या है? रांची का पठार। क्या है? रांची का पठार ये दे रखा है, ये भी किसका भाग है? छोटा नागपुर पठार का भाग है। ये दे रखा है स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। इससे क्या निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। किससे? रांची के पठार से। कौन सी नदी निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी मतलब रांची के पठार से निकलती है। उसके बाद है जो मतलब क्या है? ये छोटा नागपुर पठार है, इससे कौन सी नदी बह रही है? बीच में से होकर दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। यानी कि इधर उत्तर में जो दामोदर नदी है उसके उत्तर में हजारीबाग पठार और कोडरमा का पठार है, जबकि दक्षिण में कौन सा है? रांची का पठार, जिससे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। उसके बाद है छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क, कोयला, अरभ्रक और बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? जो छोटा नागपुर पठार है उसमें कोयला, लौह अयस्क और क्या, और इसमें अरभ्रक बॉक्साइट पाया जाता है। इसलिए इसे मतलब भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। नेक्स्ट हम देखेंगे झारखंड के हजारीबाग से अरभ्रक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? झारखंड के हजारीबाग पठार से अरभ्रक निकाला जाता है। छोटा नागपुर पठार में सोना नहीं पाया जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर पठार में सोना पाया जाता है नहीं पाया जाता, तो इसमें सोना नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? इसमें सोना नहीं पाया जाता है। भारत का रूर कहलाता है, यानी कि छोटा नागपुर पठार क्या कहलाता है? इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह जर्मनी के रूर क्षेत्र की तरह कोयला और लौह अयस्क और अन्य खनिजों से समृद्ध है। अगर पूछा जाए कि भारत का रूर प्रदेश से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह खनिजों से पूरी तरह से समृद्ध है, इसमें भरपूर खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है बुंदेलखंड का पठार। क्या है? बुंदेलखंड का पठार। इसके बारे में दे रखा है इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो विस्तार है इसका यूपी और एमपी में। कहां पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार फैला हुआ है। यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर पूछा जाए कि मालवा पठार के उत्तर पूर्व पश्चिम में कौन सा पठार है, तो वो है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद है बघेलखंड का पठार। क्या है? बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार कहां पर है? यूपी और एमपी में। कहां है इसका विस्तार? यूपी और एमपी में। दे रखा है खनिज संसाधन कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें? खनिज पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें? तो वो है कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर। कौन से में? बघेलखंड का पठार में। ठीक है, यह भी मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर पूछा जाए कि मतलब बघेलखंड का पठार मालवा पठार के किस दिशा में स्थित है, तो यह उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी? उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार, यानी दंडकारण्य पठार है। नहीं, दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार क्या है? पूर्व मध्य भारत और भारत में स्थित है। क्या है? पूर्वी मध्य भारत में स्थित है। कौन सा? दंडकारण्य का पठार। दे रखा है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर पूछा जाएगा कि दंडकारण्य का पठार कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो यह है 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहां कौन कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद ओडिशा में है, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद है यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर पूछा जाएगी यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ व अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इंद्रावती। अगर पूछा जाए कि दंडकारण्य पठार की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, वो है इंद्रावती। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है यह पठार लौह अयस्क बस्तर में। कहां पर? बस्तर, जो कि कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, और बॉक्साइट कहां पर? ओडिशा के कलाहांडी क्षेत्र में। कहां पर? ओडिशा के कलाहांडी क्षेत्र में जैसे खनिजों से समृद्ध है, यानी कि इसमें ये खनिज इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दक्कन का पठार। क्या दे रखा है? दक्कन का पठार दे रखा है भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम त्रिभुजाकार है। कैसा है ये पठार? त्रिभुजाकार पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है,
जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितने में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, वो है दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार है, जिसमें मतलब क्या है, ये सबसे प्राचीनतम है और त्रिभुजाकार आकार का है। प्रायद्वीप पठार है ये, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहां पर है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित कौन सा वो है? यह है दक्कन का पठार। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान मंद रूप से पूर्व की ओर है। यानी कि अगर पूछा जाए कि दक्कन का पठार पश्चिम में कैसा है, तो क्या है, पश्चिम में तो ऊंचा है और ढलान मंद रूप से पूर्व की ओर है। क्या है? पूर्व की ओर क्या है, इसका ढलान है। ठीक है, यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिस कारण यहां काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। क्या है ये? क्या है ये? बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिस कारण यहां काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। यह पठार कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है। यानी जहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी वहां पे तो मतलब कपास की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। यानी मतलब सबसे उपजाऊ मिट्टी कपास की खेती के लिए कौन सी होती है? वो होती है काली मिट्टी। क्या होती है? काली मिट्टी मतलब कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ होती है, वो भी इस पठार में पाई जाती है। इसलिए इसे सबसे उपजाऊ माना जाता है। किस खेती के लिए? तो किसके लिए? कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट है मालवा का पठार। क्या है? मालवा का पठार भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है। अगर पूछा जाए कि मालवा का पठार कहां पर है, भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है। यह पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है। अगर पूछा जाए कि मालवा का पठार कहां स्थित है, यह पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। उसके बाद है मारवाड़ का पठार। क्या है? मारवाड़ का पठार, इसका अन्य नाम है मेवाड़ का पठार। क्या है अन्य नाम इसका? मेवाड़ का पठार मतलब पूर्वी राजस्थान में अरावली के पूर्व में स्थित एक अर्ध शुष्क भूभाग है। क्या है ये? मालवा पठार पूर्वी राजस्थान में अरावली के पूर्व में स्थित एक अर्ध शुष्क भूभाग है। नेक्स्ट है, यह बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर से बना है। क्या है? मालवा का पठार पूछा जाए तो यह मतलब बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर से बना है। क्या है? मारवाड़ का पठार। कौन सा? इसे मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? मेवाड़ का पठार या मारवाड़ का पठार। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है मरुस्थल। क्या दे रखा है? मरुस्थल, यानी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। क्या है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। दे रखा है थार मरुस्थल। क्या है? थार मरुस्थल, इसका अन्य नाम है महान भारतीय मरुस्थल। क्या है? महान भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्या है? जो थार मरुस्थल है वो अरावली पहाड़ियों को उत्तर पश्चिम में स्थित है, मुख्य रूप से राजस्थान, परंतु कुछ भाग गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत में भी है। इसका जो थार मरुस्थल है वो कहां पर है? राजस्थान में। उसके बाद कहां है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी यह फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है। मतलब उसके बाद है यह एक रेतीला मैदान है। कैसा है? रेतीला मैदान है। लूनी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। किसकी? लूनी नदी कौन से क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है? वो है कौन सा? थार मरुस्थल की। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन जरूर बताना। मैंने कि आपके लिए कुछ सफिशिएंट कंटेंट दिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए मतलब जरूरी है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। तो सभी साथी एक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है, जिससे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट ला पाता हूं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।